नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। पुलिस अधिकारियों को दी गई जुवेनाइल संबंधी कानूनों की जानकारी। बिष्टुपुर थाना सभागार में उसके लिए आयोजित हुई कार्यशाला। अधिकारियों को बताई गई जुवेनाइल 41A CRPC की बारीकियां। जुवेनाइल से जुड़े मामलों के लिए अधिकारियों को दी गई हिदायतें। अधिकारियों की लापरवाही से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बना खानापुट्टी। बागबेरा कॉलोनी बागबेरा मध्य पंचायत में संपन्न हुआ कार्यक्रम। 11:30 बजे दिन तक खाली रहे अधिकांश विभागों के काउंटर। अधिकारियों के इंतजार में भटकते रहे स्थानीय लाभुक। और लघु उद्योग भारती की जमशेदपुर इकाई का हुआ विधिवत उद्घाटन। अमलेश खान बने जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष। राजेश्वर जायसवाल मनोनीत हुए सचिव। साक्षी के होटल केनेलाइट में आयोजित बैठक में हुई घोषणा। जमशेदपुर के डीडीसी परमेश्वर भगत भी बैठक में रहे उपस्थित। आइए बात करते हैं जुवेनाइल मामलों को लेकर पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित कार्यशाला की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना सभागार में आयोजित कार्यशाला में पुलिस कर्मियों को जुवेनाइल एक्ट एवं 41A CRPC एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इसमें एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन, वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, डीएसपी कमल किशोर, जयश्री कुजूर सभी थाना प्रभारी व बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बिष्टुपुर थाना सभागार में मंगलवार को जमशेदपुर पुलिस द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों को जुवेनाइल एक्ट एवं CRPC की धारा 41A के संबंध में जानकारी दी गई। इसमें मुख्यालय डीएसपी कमल किशोर ने जेजे एक्ट के बारे में बताया कि वर्ष 2017 में लागू इस वर्ष कानून में वर्ष 2021 में कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को बताया कि थाने में नाबालिग से जुड़े किसी मामले में जरूरी है कि वह नाबालिग बाल कल्याण पदाधिकारी की देखरेख में रहे। उसकी सारी जवाबदेही बाल कल्याण पदाधिकारी की होती है। यही नहीं, नाबालिग के लिए कभी भी गिरफ्तार शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरह 41A CRPC के बारे में उन्होंने बताया कि 7 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले किसी भी मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे नोटिस भेजना जरूरी है। पुलिस नोटिस देकर आरोपी को थाने में बुलाएगी। उन्होंने बताया कि विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए भविष्य में और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। सीनियर एसपी साहब के निर्देश पे आज यहाँ पे बिष्टुपुर थाना परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें 41A CRPC और जेजे एक्ट के संबंध में हमारे लीगल एडवाइजर हैं सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन जी, मैं हूँ और यहाँ पे साइबर डीएसपी मैडम है। ये हम लोग अभी मिल के और जितने भी इस जिले के थाना प्रभारी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, ये सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। CWP जो बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी होते हैं विभिन्न थानों के, उनको भी बुलाया गया है और इन दोनों विषयों पर आज हम लोगों का जो है चर्चा होगा और इसको हम लोग किस प्रकार से जो है कि कानून के नॉर्म्स को हम लोग और अच्छे तरीके से पालन कर सके, ताकि अपराधियों को अधिक से अधिक जो है कि सजा जो है कि दिलाएं हम लोग और आम लोगों को जो है कि कानून से लाभ हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सीनियर एसपी साहब का ये निर्देश था कि जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को सेंसिटाइज किया जाए और ये उसी निमित्त आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर क्राइम पे भी हम लोग करेंगे। जो विभिन्न जितने भी एक्ट्स हैं, खासकर जो नए एक्ट्स हैं और जिनका प्रभाव अभी समाज पे जो है कि ज्यादा हो रहा है, उन सभी विषयों पर हम लोग जो है आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो है कार्यशाला का आयोजन करेंगे, ताकि पुलिस के कार्यशैली में फैलापन आए और अपराधियों को अधिक से अधिक हम लोग सजा दिला सकें। आइए बात करते हैं अधिकारियों की लापरवाही से खानापूर्ति बना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जमशेदपुर के बागबेरा कॉलोनी व बागबेरा मध्य पंचायत के लिए मंगलवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अधिकारियों की लापरवाही के कारण खानापूर्ति मात्र लगा। अधिकारियों के समय से नहीं पहुंचने से कई काउंटर 11:30 बजे दिन तक खाली रहे, जबकि लाभुक इधर उधर भटकते रहे। बता दें कि जमशेदपुर के बागबेरा में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन 11:30 बजे दिन तक विभागीय अधिकारियों के नदारत रहने के कारण यह खानापूर्ति बन के रह गया। क्षेत्र के लाभुक अपनी समस्याएं लेकर इधर उधर भटकते रहे, जबकि शिक्षा, बिजली, GSLPS, बाल विकास परियोजना, कृषि कल्याण,
स्वास्थ्य एवं बैंकों आदि के लिए निर्धारित काउंटर दोपहर तक खाली पड़े रहे। इन विभागों से संबंधित अधिकारियों के शिविर में नहीं पहुंचने से स्थानीय लाभुकों में भारी असंतोष दिखा। क्षेत्र के उप मुखिया सुनील गुप्ता एवं स्थानीय समाजसेवी सुबोध झा ने इस स्थिति को दुखद बताते हुए इस संबंध में उपायुक्त से शिकायत करने की बात कही। सरकार आपके द्वार बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत एवं बागबेड़ा मध्य पंचायत में संयुक्त रूप से आज लगाया गया है, मगर बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 11 बजे से भी अधिक समय हो गया है। सारा टेबल में आप लगभग देख रहे हैं कि आधा टेबल खाली है, कोई भी पदाधिकारी नहीं आए हैं। कुछ पदाधिकारी गण आए हैं और यहाँ की जनता जो है अपने अपने समस्या का समाधान के लिए इधर उधर भटक रही है। यह बड़ा दुख की बात है। कुल हम निरीक्षण कर रहे हैं, जिस टेबल पे अगर वो पदाधिकारी नहीं आए हैं चाहे नहीं आएंगे, उसकी शिकायत हम जिला उपायुक्त से कर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। ये आज बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत और बागबेड़ा मध्य पंचायत में झारखंड सरकार के द्वारा जो रखा गया है कि झारखंड आपके द्वार कार्यक्रम अभी 11:30 बज चुका है और यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारियों को आना चाहिए था, यहाँ पर नगर ने जो है एक आध लोग दिखाई दे रहे हैं, बाद बाकी जो है पूरा स्टॉल खाली है। यहाँ पर बागबेड़ा की जनता बागबेड़ा कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पहुंचे हुए हैं कि अपनी मांगों को रखेंगे और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासनिक पदाधिकारी जो अधिकृत है वो नहीं पहुंचे हैं। इस मांगों को लेकर के अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, खाली मात्र का जो है यहाँ पर एक ढकोसला कायम किया गया है। इस मामले को लेकर के हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। आइए बात करते हैं लघु उद्योग भारती की जमशेदपुर इकाई का गठन किए जाने की। लघु उद्योग भारती की प्रदेश इकाई की ओर से मंगलवार को साक्षी केनेलाइट होटल में जमशेदपुर इकाई का गठन हुआ। भारत माता के चित्र पर मल्यार्पण व वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें संस्था के प्रांतीय अध्यक्ष हंसराज जैन व जमशेदपुर के डीडीसी परमेश्वर भगत भी उपस्थित रहे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित केनेलाइट होटल परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 35 सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष हंसराज जैन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लघु उद्योग भारती पूरे भारत के 400 जिलों में विद्यमान है और 30,000 से भी ज्यादा लघु उद्यमी इसकी सदस्यता ले चुके हैं। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष रूपेश कतरियार ने नए सदस्यों का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया एवं उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने उनकी हर परेशानी को दूर करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर लघु उद्योग भारती की जमशेदपुर इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इनमें अमलेश झा को जिला अध्यक्ष, राजेश्वर जायसवाल सचिव, पंकज कुमार झा को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमलेश झा ने बताया कि अब तक लघु उद्योग भारती की आदित्यपुर इकाई के साथ ही पूर्वी सिंहभूम के उद्यमी भी काम कर रहे थे। अब पूर्वी सिंहभूम को अलग किया गया है, जिसकी नई टीम गठित की जाएगी। टीम पूर्वी सिंहभूम की छोटी औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करने के साथ ही नए उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने का काम करेगी। और छोटे उद्योग इतने छोटे हो गए, सिकुड़ गए कोरोना काल में कि सबकी हालत खराब हो गई। अब थोड़ा सा उभरने का टाइम आया है। मार्केट की पोजीशन अच्छी हुई है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से तो मार्केट ऐसे भी गिरा है, शेयर मार्केट। लेकिन शेयर मार्केट से छोटे उद्योगों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। छोटे उद्यमी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी लड़ाई लड़ रहे थे और परसों भी लड़ते रहेंगे। लड़ाई कर करके ही हम लोग को काम करना है, अपना समय निकालना है। कोरोना का सही में बहुत खराब पीरियड रहा, सब किसी तरह से निकल गए। अब तीसरी लहर भगवान करे कि नहीं आए, जिससे जो लोग बच पाए हैं बच जाएंगे, बाकी भगवान की मर्जी होगी। नई टीम, ये जमशेदपुर टीम एक्चुअली हम लोग पहले से ही काम कर रहे थे। पहले सरायकेला और जमशेदपुर जिला इकाई एक ही हुआ करती थी। अभी जमशेदपुर को सेपरेट किया गया है सरायकेला से। तो जमशेदपुर की जो नई इकाई बनी है, इसमें मैक्सिमम नए मेंबर हैं। हम लोग यहाँ से क्षेत्र हम लोग का बहुत बड़ा है, ये पूरा पूर्वी सिंहभूम है। तो पूर्वी सिंहभूम में कम से कम मान के चलते हैं कि 200 के करीब में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो उन सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अकेले में फेस करते हैं। जैसे चकुलिया में करीब 62-63 राइस मिल है, उसमें मुश्किल से 15-20 चलती है और बाकी सब बंद हो गई है। तो क्यों बंद हो रही है, किस तरह की परेशानी है, उसको हम लोग देखेंगे। किसी तरह का गवर्नमेंट से फायदा अगर होना है, कुछ ऐसा प्लान गवर्नमेंट का है जिससे उनको उबारा जा सके, तो वही सब कोशिश करेंगे। बाकी नए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे कि नया उद्यमी आगे आए, नया व्यवसायी आगे आए।
उनके लिए टीम गठित होगी, उनको काउंसलिंग करेंगे, उन्हें सरकार और बैंक से किस तरह का फायदा दिलवाएं ये कोशिश की जाएगी। आइए बात करते हैं जमशेदपुर सहित पूरे कुल्हान में पेट्रोल पंपों की रही सफल बंदी की। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को जमशेदपुर समेत पूरे कुल्हान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल रही। इस दौरान पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। पेट्रोल के लिए लोग एक से दूसरे व तीसरे पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाते नजर आए। बताते चले कि केंद्र द्वारा पेट्रोल व डीजल पर वैट कम कर दिए जाने से पेट्रोल व डीजल की दरों में कमी आई है। पेट्रोल पंप मालिकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अभी तक वैट नहीं घटाए जाने के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर पेट्रोल पंप मालिकों ने मंगलवार को सारे पंप बंद रखे। दूसरी ओर झारखंड सरकार ने पंपों की हड़ताल को अवैध बताया है। संबंधित विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल व डीजल आवश्यक वस्तु के तहत आते हैं। इनकी खरीद बिक्री बाधित करना नियम विरुद्ध है। झारखंड पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आलोक सिंह, सचिव राजीव सिंह एवं पंप संचालक संजीव कुमार ने पंप बंदी को पूरी तरह सफल बताते हुए कहा कि अब देखना है कि राज्य सरकार इतने के बाद भी मानती है या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। ऐसा है कि जो बंदी तो हमारा 100% सक्सेसफुल है। जहाँ तक हमको खबर है कि रांची, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, करीब हर जगह से हमको ये खबर है कि जो बंद पूरा है। अब और जहाँ तक मांग का था वो तो आपने बताया था कि एक तो वैट कम करना है, सरकारी पेमेंट का हमारा भुगतान हो, और तीसरा हमारा पॉइंट था कि बायोडीजल का है, इसको वो जो इलीगल चीज़ है इसको बंद किया जाए। तो आज तो 6 से 6 था। अब इसके बाद देखते हैं कि सरकार का क्या रुख है, उसके बाद हम लोग अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। लेगी तो जरूर, इसलिए कि लॉस तो बहुत का हुआ है। एक दिन का होते हुए कि करीब 1400 से 1500 पंप अगर एक दिन में बंद रहे, इसके कारण कि आपका लोकल मूवमेंट प्लस आज जो हम लोगों को खबर है कि माइंस के तरफ वो जो कि आयरन ओर और ये सब लेकर के जो गाड़ियाँ चलती है वो पूरा ठप हो गया है। उसके कारण सरकार को लॉस तो हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि सरकार इस पे भी मानता है कि वो अपने जिद बढ़ा हुआ है। हम लोगों ने 12 घंटा का सांकेतिक बंदी कॉल किया था, जो कि संपूर्ण रूप से बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा है झारखंड में। और जो एसेंशियल सप्लाईज है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इसको छोड़ के बाकी तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। मांगे हमारे 3 मुख्य हैं। पहला मांग तो वैट को लेकर के है, जिसकी वजह से हमारा स्टेट का सेल जो है दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जा रहा है, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। और जो रूटिंग कस्टमर हमारे हैं वो हमारे यहाँ से पूरे तेल नहीं भरा कर तेल कहीं और से लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये समझ में आया है कि राजस्व का नुकसान सरकार का हो रहा है, ना कि फायदा हो रहा है। तो यदि सरकार वैट कम करती है तो इससे जनता को भी फायदा होगा महंगाई के मामले में, और सरकार को भी राजस्व में इजाफा होगा। दूसरा एक ये है कि सरकारी बकाया बहुत दिन से भुगतान नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, और काफ़ी पंप वालों को दिक्कत हो रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में रुपया बाकी है सरकार के पास। और तीसरा एक बायोडीजल के नाम पर एक तेल कहीं से आ रहा है इम्पोर्ट होकर झारखंड में, जो बॉर्डरिंग एरिया में कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। अब वो बायोडीजल का लाइसेंस किसने दिया, कहाँ से आ रहा है, उसका गुणवत्ता क्या है, इसका कोई परिभाषित नहीं है। तो ये हम चाह रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने टोटली बंद किया है बायोडीजल को, उस तरीके से झारखंड भी इस पर कुछ कार्रवाई करें। ये 3 मुख्य मांगे हैं हमारी। सरकार जो है सभी प्रदेश में वैट कम कर दिया, लेकिन यहाँ अभी तक झारखंड सरकार का वैट कम नहीं हुआ, जिससे अभी यहाँ डीजल पेट्रोल का जो दाम है वो महंगा अभी यहाँ और सब प्रदेश की अपेक्षा यहाँ महंगा। दूसरा चीज़, हम लोग का सरकारी विभाग में जो भी तेल सप्लाई होता है वो सब का पेमेंट में बहुत विलम्ब होता है, जिसके कारण हम लोग को माल मंगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वहीं पेट्रोल पंपों की हड़ताल के कारण प्रभावित स्थानीय निवासी ने बताया कि पंपों की हड़ताल के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई। पेट्रोल पंप मालिकों की क्या मांग है यह तो नहीं पता, लेकिन उनकी मांगे पूरी हो जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। पंप का तो आजकल हालत खराब ही चल रहा है। पेट्रोल पंप आज बंद है। आज पेट्रोल लेने गया, पेपर तो गलती से नहीं पढ़ पाया, लेकिन क्या किया जाए, पेट्रोल तो डेली मिलता ही है, लेकिन आज पेट्रोल पंप बंद है। पता नहीं इसलिए उनका क्या मांग है, और कोई पेट्रोल नहीं है। सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, किसी तरह से गाड़ी को धक्का मार के लेके आया है आदमी। तो देखिए, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि लोग का जो मांग है पूरा कर दिया जाए, ताकि हम पेट्रोल पंप खुल जाए, हम लोग पेट्रोल भी ले सकें।
आइए बात करते हैं गोपेश्वर जयंती पर आयोजित मेगा रक्तदान शिविर की। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन की ओर से अपने पूर्व नेता सह पूर्व सांसद स्वर्गीय गोपेश्वर लाल दास की 100वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में यूनियन के सदस्यों ने हिस्सा लेकर सफल बनाया। टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व महासचिव सह पूर्व सांसद स्वर्गीय गोपेश्वर की 100वीं जयंती पर मंगलवार को विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। टेल्को वर्कर्स यूनियन की ओर से आयोजित इस शिविर में बेरमो विधायक अनूप सिंह के साथ ही स्थानीय नेता, समाजसेवी आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। शिविर में टाटा मोटर्स के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। विधायक अनूप सिंह ने ऐसे सामाजिक कार्य करने के लिए टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को बधाई दी। झारखंड के लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है, बल्कि एक मेडिकल लाइफ लाइन को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट के बेसिस पे जैसे टेल्को मैनेजमेंट और टेल्को वर्कर्स और टेल्को यूनियन ये तीनों मिलकर जिस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि और सब उद्योग घराने को टेल्को से सीख लेना चाहिए। और गोपेश्वर जी के इस महान दिवस पर जिन्होंने टेल्को को इतना सींचा है, उनके सम्मान में ये रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि अभी तक 1400 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और निश्चित तौर पर झारखंड सरकार और एक विधायक होने के नाते, सत्तारूढ़ दल का विधायक होने के नाते मैं टेल्को मैनेजमेंट को और टेल्को वर्कर्स यूनियन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बात करते हैं दोबारा शुरू होने जा रहे आदित्यपुर के बंद पड़े सैमसंग टेक्निकल स्कूल की। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित इंडो डेनिस टूल रूम वर्ष 2018 से बंद सैमसंग टेक्निकल स्कूल को फिर से शुरू करेगा। स्कूल के आगामी 15 से 20 जनवरी तक दोबारा शुरू हो जाने की संभावना है, जिसमें SC/ST को निःशुल्क जबकि OBC व सामान्य वर्ग के बच्चों को 15 से 20 हजार रुपए के शुल्क पर प्रशिक्षण मिलेगा। बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2014 में MSME मंत्रालय के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से एक टेक्निकल स्कूल की शुरुआत हुई थी, लेकिन 3 साल चलकर ही स्कूल बंद हो गया था। अब औद्योगिक क्षेत्र स्थित ITDTR स्कूल को दोबारा शुरू कर रहा है, जिसके आगामी 15 से 20 जनवरी तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। संस्थान के सीनियर मैनेजर आशुतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि स्कूल में 3 एवं 4 माह की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कोर्स कराए जाएंगे। इसमें इंटरमीडिएट या ITI व BTech पास छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें SC/ST छात्रों को निःशुल्क जबकि सामान्य व OBC वालों को 15 से 20 हजार रुपये फी देना होगा। सामान्य व OBC छात्रों के लिए टाटा मोटर्स की ओर से फी में 50% सब्सिडी भी दी जा रही है। आशुतोष कुमार ने बताया कि इस कोर्स का नोडल अधिकारी प्रोडक्शन इंजीनियर सुमित सिंह को बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी। उन्होंने बताया कि कोर्स का पहला बैच आगामी 15 से 20 जनवरी तक आरंभ हो जाने की उम्मीद है। ये कोर्स जो है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में बहुत ज्यादा है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो स्किल मिशन का जो कार्यक्रम था, उसके तहत MSME मंत्रालय और सैमसंग के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुई थी आज से करीब 2014 में, जिसके करीब 10 टेक्नोलॉजी सेंटर में हमारे ये सैमसंग टेक्निकल स्कूल चल रहा है और मेरा भी एक एक्सटेंशन सेंटर अभी वाराणसी में उपलब्ध है। अभी हम लोगों ने 3 साल पहले जमशेदपुर में भी एक सैमसंग टेक्निकल स्कूल की स्थापना की थी, जिसका कि 1-2 बैच निकला, लेकिन कोविड के कारण फिर वो बंद हो गया। पुनः इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक नोडल ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया है, वो इसमें एग्रेसिवली काम कर रहा है और हमारे गाइडेंस में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 20 तारीख तक हमारा तीनों ब्रांच में, जिसमें कि HHP है, राचा है और AV है, जिसमें ये तीनों ब्रांचों में बच्चों को SC/ST बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि 3 महीने का कोर्स है और 4 महीने का कोर्स है। रहने की भी बच्चों की व्यवस्था अगर दिक्कत होगी तो मैं उसी के बगल में बैचलर एकोमोडेशन उपलब्ध है, उसको हम लोग मिनिमम रेट पे बच्चों को देंगे और वहां पे रह करके बच्चे बाहर खाना खाएं और अपना हमारे यहाँ 3-4 महीने में पढ़ाई करके ये अपना एक जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं या एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया रहा है।
और बात करते हैं अपर निदेशक द्वारा कमारगोरा पुनर्वास स्थल का निरीक्षण किए जाने की। स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने मंगलवार को कपाली के कमारगोरा पुनर्वास स्थल में गैर विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण का निरीक्षण किया। इसमें अनेक लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की पुष्टि भी हुई। विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाएगा। स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा मंगलवार को कपाली पुनर्वास स्थल का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान पुनर्वास स्थल की जमीनों पर गैर विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच कर उन्हें चिन्हित किया गया। निरीक्षण के दौरान विस्थापितों के अधिकांश प्लॉटों पर गैर विस्थापितों के कब्जे की पुष्टि हुई। कमारगोड़ा में गैर विस्थापितों द्वारा विस्थापितों के भूखंड पर अवैध तरीके से कंक्रीट के होटल बना लिए जाने के साथ ही सड़कों को भी अतिक्रमित कर लिए जाने की पुष्टि हुई। विभाग ने जिन भूखंडों पर बनने के बाद जर्जर हो चुके स्कूल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, अस्पताल भवनों एवं गैर विस्थापितों द्वारा कब्जा किए गए सरकारी भवनों को प्लॉटिंग कर विस्थापितों को आवंटित करने की योजना बनाई है। इसके लिए विभाग द्वारा सभी 13 विकसित पुनर्वास स्थलों से अवैध कब्जा हटाने का निर्णय लिया गया है। उधर अपर निदेशक के निरीक्षण के बाद पुनर्वास स्थल पर अवैध कब्जा किए लोगों में हड़कंप मच गया। अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने बताया कि विस्थापितों के प्लॉटों पर अवैध कब्जा करने वाले गैर विस्थापितों को जल्द नोटिस भेजा जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं अतिक्रमण वाला प्लॉट कौन कौन है और हर एक को नोटिस जाएगा। जो अतिक्रमित प्लॉट है उसी पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और उसी पर कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ गैर विस्थापित भी यहाँ बैठे हुए हैं तो उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? तो गैर विस्थापित अभी खुद बोल रहे हैं, गैर विस्थापित है उसके लिए ये जगह नहीं है। जैसे अतिक्रमण में कार्रवाई होता है वैसे ही होगा। और बात करते हैं चांडिल के गांगुडी में पाइप गिरने से 3 लोगों के जख्मी होने की। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल के गांगुडी डैम कॉलोनी में रखे पीएसटी के लोहे के पाइप गिरने से वहां खेल रहा 10 वर्षीय बच्चा उसमें दबकर जख्मी हो गया। आसपास खड़े 2 लोगों ने उसे बचाया, लेकिन उनके ऊपर भी पाइप आ गिरने से वे दोनों भी जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। बता दें कि गांगुडी डैम कॉलोनी स्थित मैदान में रखे लोहे की पाइपों के पास राम सिंह सरदार नामक बच्चा खेल रहा था। तभी एक पाइप उसके ऊपर आ गिरी, जिससे दबकर वह जख्मी हो गया। बच्चे को पाइप से दबा देख पास खड़ी जूही दास एवं राकेश महतो ने दौड़कर पाइप हटाते हुए बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन उसके तुरंत बाद उन दोनों के ऊपर भी पाइप आ गिरी, जिससे वे दोनों जख्मी हो गए। बाद में तीनों घायलों को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से जख्मी बच्चे राम सिंह सरदार को आदित्यपुर के शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। वहीं लोगों ने बताया कि डैम कॉलोनी स्थित मैदान में पीएसटी की सैकड़ों लोहे की पाइप रखी है, जिससे मैदान में खेलने वाले बच्चों पर हर वक्त खतरा बना रहता है। घटना की जानकारी मिलने पर समाजसेवी मधुसूदन बनर्जी, कांग्रेस जिला महासचिव राजू चौधरी, उप मुखिया अशोक दास, उपेंद्र गिरी, ग्राम प्रधान बन्नू सिंह सरदार, बिल्टू राय आदि अनुमंडल अस्पताल पहुंचे तथा दुर्घटना की जानकारी ली। पाइप गिर गया अपने शरीर में, कहाँ? मेरे द्वारे के सामने बच्चा को पैर में लग गया था, उसी को बचाते टाइम धक्का मार दिया पाइप से गिर गया। जितना लड़का सब पाइप में पैर फंस गया, तो उसी को बचाते बचाते हम खुद गिर गए। जितना लड़का सब गिर गया। आइए बात करते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर आजसू पार्टी द्वारा डीसी ऑफिस पर धरना दिए जाने की। सरकारी गैर सरकारी नौकरियों एवं प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन में ओबीसी को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम आजसू पार्टी ने मंगलवार को डीसी ऑफिस पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में शामिल आजसू नेताओं ने इस संबंध में डीसी को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि आजसू पार्टी राज्य में ओबीसी को पूर्व की भांति आरक्षण का लाभ दिए जाने, उन्हें जारी जाति प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्यता देने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन चला रही है। इसके तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जमशेदपुर में डीसी ऑफिस पर 1 दिवसीय धरना दिया। पूर्व विधायक सपाटी के केंद्रीय नेता रामचंद्र सहिस के नेतृत्व में आयोजित इस धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चुनाव में जो वायदे कर सत्ता में आए थे, उनमें से एक पर भी वे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। धरनार्थियों के दल ने बाद में डीसी के जरिए राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ओबीसी को आरक्षण, उनके जाति प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्यता देने, मनरेगा मजदूरी के भुगतान में जाति भेद
भेदभाव बंद करने, राज्य में जातिगत जनगणना सुनिश्चित कराने जैसी मांगे की गई है। पूर्व विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि आजसू पार्टी पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज डीसी ऑफिस पर धरना दे रही है, जिसके द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिए जाने सहित अनेक मांगे राज्यपाल से की गई है। पार्टी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में ओबीसी के हक अधिकार को लेकर के एक दिवसीय सामाजिक न्याय सभा सह उपवास का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें जो न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारतवर्ष में ओबीसी की आबादी आधे से ज़्यादा है और आधे से ज़्यादा होने के बावजूद तमाम पिछड़ी जातियों के साथ सामाजिक अन्याय जो लंबे समय से होते आ रहा है, इसमें आजसू पार्टी ये मांग कर रही है कि सरकार अविलंब पिछड़ी जातियों का सर्वे अविलंब कराएं और इनको जो वाजिब हक है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उनको आरक्षण में इनको 27% का भागीदारी मिले। साथ ही साथ अन्य जातियों का जो जाति प्रमाण पत्र एक बार निर्गत होने से आजीवन मान्य होता है, उसी प्रकार ओबीसी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र एक बार जो निर्गत होगा वो आजीवन मान्य हो। और बात करते हैं सेना के जवान के साथ भागी महिला के पति द्वारा एसएसपी से गुहार लगाए जाने की। जमशेदपुर के मानगो पारस नगर निवासी ऑटो चालक ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर 15 दिन पूर्व किसी सेना कर्मी के साथ भागी अपनी पत्नी व बच्ची की तलाश करने की गुहार लगाई। ऑटो चालक धर्मेंद्र सिंह ने पत्नी पर 6 साल की बेटी एवं लाखों रुपए घर से लेकर भागने का आरोप लगाया है। मानगो पारस नगर निवासी ऑटो चालक धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर उन्हें एक आवेदन सौंपा। आवेदन में उसने बताया कि उसकी पत्नी एवं 6 वर्षीय बेटी विगत 6 दिसंबर को अचानक घर से गायब हो गए। काफी खोजबीन करने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। उसने बताया है कि उसकी पत्नी का सौरभ नाम के एक युवक से संपर्क था, जो खुद को सैनिक बताता है। उसने बताया है कि उसकी पत्नी का सौरभ नामक एक युवक से संपर्क था, जो खुद को सैनिक बताता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने हाल ही के लोन के रूप में मिले लाखों रुपए एवं बेटी को भी साथ लेती गई है। धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। वो ऑटो चलाकर देर रात घर पहुंचता था, तब भी वह किसी से फोन पर बात करती रहती थी। पूछने पर उसे भला बुरा कहते हुए सहेली से बात करने की बात बताती थी। आवेदन में उसने पत्नी एवं बच्ची का पता लगाने की गुहार लगाई है। मेरे वाइफ और मेरे बच्चे 6 तारीख को भागी है और ये लड़का अपने आप को आर्मी का जवान बताता है। इसका नाम है सौरभ। इनके मोबाइल नंबर भी मेरे पास है। सबूत के तौर पर मैंने इनके फ़ोटो कहीं से मोबाइल में खिंचवाई थी तो निकाले। ये 1.5-2 लाख रुपया लेकर भागे, 2 लोन उठाई गया। अभी तक ले कोई पर आता पता नहीं। इससे पहचान हमें नहीं मालूम है। कब से इससे अफेयर चल रहा था कि कब पहचान हुआ हमें नहीं कुछ मालूम। हम जब भी पूछते थे तो हमको उल्टा और गाली देती थी और मारने उठती थी। लड़का कहाँ रहता है हमें नहीं मालूम। कहाँ मालूम क्यों भागी हमको ये अभी तक ले कुछ मालूम नहीं। मैंने जब भी पूछा उल्टे जवाब देती थी। शक नहीं, कभी कभी शक होता था तो जब पूछते थे तो तेरा बाप का क्या यार, हम अपना सहेली से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। जैसे रात को 10 बजे मैं घर पहुंचता तो ऑटो चलाता हूं, 10 बजे रात को घर पहुंचता था तो रात को जैसे देखते सुबह उठाओ तो चाय भी बनाएगी, मोबाइल में बात करते रहेगी। रात में भी जाओ तो रात 12 बजे तक रात को बात करते रहेगी। जब बोलो पूछो तो कुछ जवाब नहीं देती थी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।